हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस। पूरे 300 से 400 क्वेश्चन होंगे, देखिएगा। पौधे के पत्ते किसके कारण हरे होते हैं? सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के होंगे, देखिएगा। पौधे के पत्ते किसके कारण हरे होते हैं? तो पौधे के पत्ते क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं। पौधे के पत्ते किसके कारण हरे होते हैं? तो पर्णहरित के कारण हरे होते हैं। पत्तियों में कौन सी धातु पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम नामक धातु पाए जाते हैं। सरलतम जीव प्राय होते हैं। तो सरलतम जीव प्राय होते हैं एक कोशिकीय। कैसा होता है? एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जीवों की रचनाएं होती है जटिल। बहुकोशिकीय जीवों की रचनाएं कैसी होती है? तो जटिल। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण और शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण और शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा क्या होता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है स्टार्च। और जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन और पौधों में स्टार्च। किन प्रक्रमों द्वारा जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं? तो पोषण द्वारा, श्वसन द्वारा और परिवहन द्वारा और उत्सर्जन द्वारा। जीवधारियों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर कैसा होता है? तो विशाल और जटिल होता है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर कैसा होता है दोस्तों? तो विशाल और जटिल होता है। कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो कार्य के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है अर्थात संश्लेषित करता, क्या कहलाता है? तो स्वयं पोषण कहते हैं। स्वयं पोषण में कौन आ जाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे आते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है। जो अपना भोजन खुद न बना के दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी जीव। स्वपोषी पोषण किस प्रक्रम द्वारा पूरा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधों में होते हैं। परपोषियों का जीवन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित होता है? तो स्वपोषियों पर। परपोषियों का भोजन किस पर आधारित होता है? तो स्वपोषी पर। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहता है? तो उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ठोस या तरल बोलेगा तो प्राणी संपोषण याद रखिएगा। वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण होता है वैसे जीव क्या कहलाते हैं? तो प्राणी संभोजी कहलाते हैं।
वैसे जीव जिनमें प्राणी संभोजन पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। अच्छा, जल का परिवहन पूरे पौधे में किनके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन पूरे पौधों में जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तब पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा होता है, जिसे स्टोमेटा भी कहा जाता है। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियों में हरे रंग को अंडाकार रचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं? पत्तियों में हरे रंग की अंडाकार रचनाएं को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? तब पर्ण हरित उपस्थित होते हैं। हरित लवक में क्या उपस्थित होता है? तो पर्ण हरित लवक उपस्थित होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पर्ण हरित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। पर्ण हरित के कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीन होते हैं। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो 4: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जैंथोफिल और कैरोटीन का रंग कैसा होता है? अर्थात क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल ए का रंग नीला हरा होता है। क्लोरोफिल ए का रंग कैसा होता है? तो नीला हरा होता है। क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है? तो पीला हरा होता है। जैंथोफिल का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। और कैरोटीन का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियां जैसा स्थायी प्रबंध बनाता है, जिसे कहते हैं कूटपद। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियां जैसे स्थायी प्रबंध बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कूटपद। और कूटपद के माध्यम से ही भोजन को यह पकड़ता है। कूटपद भोजन को घेरकर क्या बनाता है? तो खाद्य धानी बनाता है। पैरामीशियन तथा अमीबा किस प्रकार का जंतु है? तो एक कोशिकीय जंतु है। पैरामीशियन के शरीर पर पाए जाने वाले प्रचलन अंग कौन सा होता है? पैरामीशियन के शरीर पर पाए जाने वाले प्रचलन अंग कौन सा होता है? तो सिलिया, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का प्रथम चरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का प्रथम चरण जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा द्वितीय चरण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रकाश अनिवार्य नहीं होता है। मृत जीवों को क्या कहते हैं? तो अपघटक कहते हैं। मृत जीवी को या मृत जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपघटक कहा जाता है। वैसे जीव जो अन्य जीवों के मृत शरीर के सड़े गले पदार्थों खाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपमार्जक कहलाते हैं। वैसे जीव जो अन्य जीवों के मृत शरीर के सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। पत्तियों तथा हरित लवक को क्या कहते हैं? तब पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो विषम पोषी होती है।
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो विषम पोषी होती है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वयंपोषी के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, चारों पदार्थ की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 78% होती है। कितना होती है? 78% होती है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो श्वसन है, पोषण है, जनन है और उत्सर्जन है और परिवहन, इनमें सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है दोस्तों? तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पैरामीशियन और अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है? पैरामीशियन और अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले पोषण की विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है, जो सड़े गए कीड़ों को खाने का प्रयास करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो कूटपाद द्वारा। मनुष्य में भोजन का अंत ग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो मनुष्य में भोजन का अंत ग्रहण होता है मुख के माध्यम से, मतलब मुख गुहा से। मनुष्य में भोजन का अंत ग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो मुख गुहा से। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आहार नल में काम होता है, मतलब कहा जाए तो छोटी आंत में, आहार नाल की छोटी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाती है। संपूर्ण आहार नली और पाचन ग्रंथियां के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार नली और पाचन ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। मुख्य, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत तथा बड़ी आंत किसके भाग हैं? तो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां कौन होती है? तो पित्ताशय तथा अग्नाशय। ग्रंथियां बहुत है, लेकिन पाचन में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो पित्ताशय और अग्नाशय करके याद रखिएगा। पाचन में सहायक ग्रंथियां कौन होते हैं? तो पित्ताशय और अग्नाशय। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन या लार एमाइलेज भी कहा जाता है। टाइलिन को ही कहा जाता है, एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। टाइलिन क्या करता है? तो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन का कार्य क्या है? तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे माल्टोज में बदल देना। अमाशय की आंतरिक भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां। अमाशय की आंतरिक भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों? तो जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां किसका स्राव करती है? दोस्तों जठर ग्रंथियां किसका स्राव करती है? तो जठर रस का। जठर रस में कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं? जठर रस में कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में। छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में, याद रखिएगा। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो छोटी आंत के पहला भाग होता है ग्रहणी, वहां पहुंचता है। छोटी आंत के 3 भाग होता है, जिसमें ग्रहणी पहला भाग होता है, वहां पे अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है। पकवास में पाचन क्रिया होती है क्षारीय माध्यम में, मतलब छोटी आंत में भोजन की क्रिया कैसे होती है? तो क्षारीय माध्यम में। वसा के कणों सरलीकरण को क्या कहते हैं? तो पायसीकरण कहते हैं। वसा के कणों को सरलीकरण को क्या कहते हैं? तो पायसीकरण कहते हैं।
अग्न्याशयिक रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये माइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अग्न्याशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये माइलेज याद रखिएगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज तीनों पाए जाते हैं। पायसीकृत वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो लाइपेज। पायसीकृत वसा को अम्लीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। पायसीकृत वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वो कौन सा होता है? तो लाइपेज। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलियां जैसे उभार होती है, जिनको कहते हैं रंसाकुर या दीर्घरोम। रंसाकुर या दीर्घरोम। रसांकुरों के बीच में कौन सी ग्रंथियां होती है? तो जो पाचक रसों का स्राव करते हैं, तो आंतरीय ग्रंथियां। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में। बसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? तो लिम्फ वाहिनी में। जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। दांतों के ऊपर एक चमकीली और कठोर परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इनेमल। दांतों के ऊपर एक चमकीली और कठोर परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इनेमल। किसके प्रभाव से दांत कमजोर होकर टूट जाते हैं या उसके अंदर संक्रमण हो जाता है? तो अम्ल के प्रभाव से। अम्ल के प्रभाव से दांत सड़ने लगते हैं या टूटने लगते हैं। पाचन के बाद कौन से प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल। पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं? तो अमीनो अम्ल। पीत रस किससे स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से। किससे? अग्न्याशय से। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? तो जैव उत्प्रेरक रूप में। अर्थात एंजाइम भोजन की क्रिया को, पाचन को कम करता है या तो बढ़ा देता है। बढ़ाने या घटाने का काम करता है पाचन की क्रिया को। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर में HCl अम्ल पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है? तो पेप्सिन। HCl अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है? तो पेप्सिन को। एक वयस्क मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। अब महिलाओं में आधा लीटर कम, एक लीटर कम होती है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें पाया जाता है तो आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी। देखिए, रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? तो स्फेगनोमैनोमीटर से मापा जाता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में सिर्फ दिन में होती है। सजीवों की जीवित इकाई क्या होती है? तो कोशिका। सजीवों की जीवित इकाई क्या होती है? तो कोशिका। डेंगू रोगी के रक्त में किस घटक की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। डेंगू रोगी के रक्त में किस घटक की कमी देखने को मिलेगा? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है मनुष्य में। अमीबा में गति किस भाग से होती है? तो कूट पाद भाग से। निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है?
तो जीवा परजीवी क्या हो जाएगी, केचुआ नहीं होगा, प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा, प्रोटोजोआ। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पाई जाती है। पौधे अतिरिक्त जल में छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा होता है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरित लवक के ग्रैनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रक्त के जमने का कारण क्या है, तो रक्त के जमने का कारण है प्लेटलेट्स। और किस विटामिन की कमी के कारण जमता है, तो विटामिन के कारण से। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका यह है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। और कौन सा अम्ल होता है, तो Cl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए पार्ट नंबर 2 देखिएगा, जो इम्पोर्टेड है। सभी पार्ट इम्पोर्टेड ही होते हैं अपने आप में दोस्त, ऐसा कोई बात न है। शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विघटन से ऊर्जा जो प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो अपचायक है। क्यों, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए अपचायक होता है। संपूर्ण श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण दे, तो रासायनिक समीकरण होगा, देखिए ग्लूकोज और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दिया गया है, ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा 38 एटीपी के रूप में होता है, याद रखिएगा, किलो में इतना जूल में होता है। श्वसन को कितनों भागों में बांटा गया है, तो श्वसन को 2 भागों में बांटा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को ही कहा जाता है वायवीय श्वसन, और अनॉक्सी को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अनॉक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन कितने चरण में पूरा होता है, तो 2 चरणों में। प्रथम चरण में क्या होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, और दूसरे चरण क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन में कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अनॉक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय श्वसन कब होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अनॉक्सी श्वसन कितने चरण में पूरा होता है, तो 1 चरणों में पूरा होता है। कहाँ, तो कोशिका द्रव में। अनॉक्सी श्वसन में कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो 8 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एंडो ट्राइफॉस्फेट। अनॉक्सी किस एंजाइम के प्रभाव में होता है, तो जाइमेन एंजाइम के प्रभाव में होता है। अनॉक्सी का वह प्रक्रम है जो जाइमेन एंजाइम के प्रभाव में होता है, तथा जिसमें ग्लूकोज के शैलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं, तो हीमोलिफ कहा जाता है। तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोलिफ कहा जाता है। श्वसन के समय फेफड़ों के फूलने पिचकने में कौन सहायता प्रदान करता है, तो डायफ्राम। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो नासा गुहा कहते हैं। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं।
नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्तों को क्या कहते हैं? तो नैरोफिलिक्स या ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा आगे चल के श्वास नली में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स के आगे के भाग में क्या स्थित होता है? तो कंठ या ट्रैकिया होता है। लैरिक्स के आगे वाले भाग में क्या होता है? तो कंठ या ट्रैकिया होता है। कंठ के आगे का भाग क्या कहलाता है? तो श्वास नली कहलाता है। श्वास नली की दीवारें उपास्थि की बनी होती है। यह उपास्थियां किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो वलय के रूप में होते हैं। डायफ्राम की रचना कैसी होती है? तो डायफ्राम की रचना लचीली तथा मजबूत होती है। डायफ्राम की रचना कैसी होती है? तो लचीली तथा मजबूत होती है। वातावरण की वायु को फेफड़े में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। वातावरण की वायु को फेफड़े में प्रवेश करना, जब वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फेफड़े के अंदर की वायु का बाहर आना क्या कहलाता है? तो वह श्वसन या उच्चवसन कहलाता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाली प्रमुख श्वसन अंगों का नाम बताएं। तो जंतुओं में पाए जाने वाली प्रमुख श्वसन अंग हैं, गिल्स हैं, फेफड़ा है, ट्रेकिया है, और किसी किसी जीवों में सतह के साथ भी श्वसन की क्रिया होती है। मछली के श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स। मछली के श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स। पक्षियों और स्तनधारियों में उपस्थित श्वसन अंगों के नाम बताएं। तो पक्षियों और स्तनधारियों में उपस्थित श्वसन अंग होते हैं फेफड़ा। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है दोस्तों? तो अवायवीय श्वसन है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो पायरुवेट। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो पायरुवेट। श्वसन क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कीटों का प्रमुख श्वसन क्या होता है? तो ट्रैकिया। कीटों का प्रमुख श्वसन क्या होता है? तो ट्रैकिया। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो एटीपी, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन या ट्राइफॉस्फेट करके याद रखिएगा। ग्लाइकोसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस के दौरान उत्पन्न पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंग में पूरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। डायफ्राम कहाँ अवस्थित होता है? तब वक्ष गुहा के पक्ष भाग में। डायफ्राम कहाँ अवस्थित होता है? तो वक्ष गुहा के पक्ष भाग में। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो एथिल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन में। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 केजी जूल प्रति मोल। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3।
पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो पौधे में अगर क्लोरोफिल नहीं उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। पौधों में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव है जब क्लोरोफिल उपस्थित है। ऐसे चारों पदार्थ का होना उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल का भी। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है? तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ होता है ऑक्सीश्वसन, मतलब वायवीय श्वसन का ही ऑक्सीश्वसन को ही कहा जाता है। मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम बताएं। तो मच्छर के वायु नलिकाएं होता है, मतलब ट्रैकिया होते हैं। केचुआ के क्या होते हैं? त्वचा। और मनुष्य के क्या होते हैं? फेफड़ा। निम्न में उभयलिंगी जीव कौन है? तो केचुआ उभयलिंगी जीव है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और ऊर्जा होता है। पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो पेड़ पौधों के पत्तियों द्वारा बाहर निकलती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है जल वहन के लिए। पौधों में पादप में, पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो देखिए, पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम होता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ऊपर से नीचे लाता है, और जाइलम होता है जो जल को वहन करता है, मतलब घुलित खनिज लवण को नीचे से ऊपर ले जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं लाता है। पौधों में जल संवाहक ऊतक कौन सा होता है? तो जाइलम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया फूल द्वारा भी होता है, तना द्वारा, पत्ता द्वारा, सभी द्वारा होता है। ऐसे ज्यादातर किसके द्वारा होता है? तो पत्तियां द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पे सभी होंगे। रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका, मतलब संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mHg होता है। Hg क्या है? तो पारा है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर कर विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। मतलब धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को धमनी हृदय के पास कौन लाता है? तो सीरा लाता है। कौन लाता है? सीरा लाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों में परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो लाल रक्त कणिकाएं कौन आ जाएगा? आरबीसी। ऊतक कोशिकाओं के बीच अवस्थित डब्ल्यूबीसी
रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो ऊतक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो ऊतक द्रव कहा जाता है, लसिका कहा जाता है, लिम्फ कोशिकाएं भी कहा जाता है, इनमें से सभी होगा। शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य है रक्त में जमने में सहायता करना, रक्त के जमने में सहायता करना। फाइब्रोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। फाइब्रोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में तथा यूग्लिना में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है? तो विसरण द्वारा होता है, क्योंकि शैवाल एक कोशिकीय और यूग्लिना भी क्या है? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है? तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा। पौधों में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका ऑक्सीजन का वहन करती है? तो आरबीसी। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वहन करते O2 का क्या करता है? वहन मतलब ले जाने का कार्य करता है। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम संवहन ऊतक में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम संवहन ऊतक में। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। फेफड़े में शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो फुफ्फुस शिरा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है? तो बिंबाणु या थ्रोमोसाइटस। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है? तो विमाणु या थ्रोमोसाइटस। मानव में समान से अधिक उच्च रक्तचाप स्थिति क्या कहलाती है? तो हाइपरटेंशन कहलाती है। मानव में समान से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताएं तो महाधमनी होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताएं तो क्या होता है? महाधमनी। धमनी और शिरा एक दूसरे किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो रक्त कोशिकाओं द्वारा। धमनी और शिरा एक दूसरे किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो रक्त कोशिकाओं द्वारा। महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप कहते हैं। मानव में संवहन तंत्र के कौन से घटक होते हैं? तो होते हैं हृदय और रक्त वाहिनियां। मानव में संवहन तंत्र में कौन से घटक होते हैं? तो रक्त और हृदय और रक्त वाहिनियां। हृदय के कोष्ठों का संकुचन क्या कहलाता है? तो हृदय को संकुचन क्या कहलाता है? तो सिस्टोल। और फैलना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 32। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। लेकिन होता कैसे है? तो अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर।
जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का रूपांतर किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। जंतुओं के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का रूपांतर किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसमें होता है? क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो हो जाएगा लसिका द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? लसिका द्वारा। मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय भित्ति मोटी होती है? मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय भित्ति मोटी होती है? तो निलय की। किस रुधिर वाहिकाओं की भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो धमनिया की। धमनिया की रुधिर वाहिनियां मोटी और लचीली होती है। समान अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? तो 180/20, सॉरी 120/80, सॉरी भाई 120/80। फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है बाएं अलिंद से। फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है तो बाएं अलिंद से। रुधिर में ऑक्सीजन के वाहक का नाम बताएं। तो रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है। पराग नलिका या बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह अनुवर्तन संबंधित है रसायन अनुवर्तन से। किससे संबंधित है? रसायन अनुवर्तन से। अब आती है पाठ नंबर उत्सर्जन से ऑब्जेक्टिव। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? यकृत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या होगा? यकृत मतलब लीवर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मतलब उत्सर्जन से संबंधित अंग कौन है? वृक्क। मतलब वृक्क एक उत्सर्जित अंग है। वृक्क एक उत्सर्जित अंग है। वृक्क के संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को क्या कहा जाता है? तो उत्सर्जन। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहा जाता है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क क्या है दोस्तों? उत्सर्जी अंग है। तो किसका है? तो मनुष्य का। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यकृत से। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश कर जाता है? तो यकृत से। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग कितनी संख्या होती है? तो 1 मिलियन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग कितनी संख्या होती है? तो 1 मिलियन। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन द्वारा। कृत्रिम वृक्क मतलब जो कृत्रिम वृक्क डायलिसिस के रूप में होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है। तो पदार्थ क्या होता है? तो नाइट्रोजन को। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं में, इनमें सभी हो जाएंगे। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें सभी। ये सब पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। गोंद पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन है और रेनिन है।
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो हीमोडायलिसिस। कृत्रिम वृक्क किसको कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। नेफ्रॉन के आरंभ में पाई जाने वाली फ्लामेनुमा मतलब प्याला जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? प्याला जैसी संरचना को बोमिन सैम्पुट कहते हैं। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में। यकृत कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में। वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य है उत्सर्जन की क्रिया करना और जल संतुलन की क्रिया को बनाए रखना। बबूल तथा चीर के उत्सर्जित पदार्थ के नाम क्या है? तो बबूल के उत्सर्जित पदार्थ गोंद होते हैं और चीर के उत्सर्जित पदार्थ को रेजिन कहते हैं। पौधों में टैनिक नामक पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो वृक्षों की छाल में। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो वृक्षों की छाल में। जंतुओं के लिए यूरिया और अमोनिया में कौन सा कम विषैला होता है? तो यूरिया। मतलब जंतुओं की यूरिया और अमोनिया में कौन कम विषैला है? तो यूरिया कम विषैला है, अमोनिया ज्यादा विषैला है। हिनले का चाप कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में। हिनले का चाप कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में। एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ के नाम बताएं। तो अमोनिया और यूरिया हो जाएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ के नाम क्या होगा? अमोनिया तथा यूरिया। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? तो यूरिया। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? यूरिया। बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर पौधों में उसके अनुसार होने वाली गति क्या कहलाती है? तो अनुवर्तन गति कहलाती है। पौधों के अंगों में प्रकाश से प्रभावित होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित पौधों के अंगों की गति क्या कहलाता है? तो गुरुत्वावर्तन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित पौधों के अंगों को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। मतलब पौधे का अंग इस ये नीचे मुंह जब विकसित करता है, जड़ पृथ्वी की ओर नीचे आकर्षित करता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होने वाले पौधों के अंगों को गति क्या कहलाता है? तो रसायनानुवर्तन कहलाता है। पौधों के अंगों की जल की उपस्थिति से प्रभावित होने वाली गति क्या कहलाती है? तो पौधों के अंगों की जल की उपस्थिति से प्रभावित होने वाली गति को कहा जाता है जलानुवर्तन। क्या कहलाएगा? जलानुवर्तन कहलाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है? तो ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है? तो ऑक्सिन। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है? तो जड़ की वृद्धि करना। जब जड़ गुरुत्वावर्तन में क्या होता है? तो जड़ वृद्धि करता है और पृथ्वी के नीचे की ओर। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? पादप हार्मोन कहा जाता है। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वह पादप हार्मोन होते हैं, जिसे फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजित को उत्तेजित करने वाला पादप हार्मोन क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनिन कहलाता है। सर, पादप हार्मोन की संख्या 5 होती है, जिसमें साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य विभाजन करता है। कोशिका द्रव्य विभाजन को उत्तेजित करने वाला पादप हार्मोन क्या है? तो साइटोकाइनिन। पौधों से पत्तियों, फूलों तथा फलों को गिरने की
क्रिया को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन क्या कहलाता है? तो एबिसिक अम्ल कहलाता है। फलों को पकाने में सहायता करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एथिलीन कहते हैं। फलों को पकाने में सहायता करने वाले हार्मोन क्या कहलाता है? तो फलों को पकाने में सहायता करने वाला हार्मोन जो होता है एथिलीन होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होता है लेकिन पादप हार्मोन की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। बीज रहित पौधों के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होती है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन। फलों तथा बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो साइटोकाइनिन की। वैसा पादप हार्मोन जो पौधों को कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण के लिए उत्तेजित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिबरेलिन हार्मोन कहा जाता है। जिबरेलिन हार्मोन पौधों को कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण के लिए उत्तेजित करता है। पौधे की कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक पादप हार्मोन क्या कहलाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो कोशिका की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है? तो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय को क्या कहते हैं? तो तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। जीवों के शरीर में संदेश चलन के लिए तंत्रिकाओं को इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो गैंग्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग्लियॉन कहा जाता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन क्या है? तो ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये सभी कोशिका विभाजन और दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होता है। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्ररोह के किस भाग की ओर होता है? तो छाए वाले भाग की ओर होता है। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्ररोह के किस भाग की ओर होता है? तो छाए वाले भाग की ओर होता है। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो साइटोन का। न्यूरॉन के साइटोन से निकला सबसे लंबा प्रवर्धन क्या कहलाता है? तो एक्सॉन कहलाता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स करके याद रखिएगा। एक न्यूरॉन के एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के संपर्क स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तांत्रिक नहीं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क द्वारा, मेरुज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, इनमें सभी द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे सिनेप के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए दोस्तों? तो मस्तिष्क के तीन भाग हैं, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। तो मस्तिष्क होते हैं सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का तापमान संतुलन बनाए रखने के लिए। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो सेरिब्रम कहते हैं। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क किस खोपड़ी में पाई जाती है? तो क्रेमियम नामक खोपड़ी में पाई जाती है। न्यूरॉनों में आवेग के संचरण का निश्चित पथ क्या कहलाता है? तो प्रतिवर्ती चाल कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप होगा, प्रतिवर्ती चाल नहीं होगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन
जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि क्या हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। वैसे हार्मोन जो मानसिक तनाव, डर, गुस्सा और उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो एड्रेनलिन कहलाता है। नर लिंग हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कहा जाता है थायरॉक्सिन। क्या कहा जाता है? थायरॉक्सिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। माइलिन शीथ के ऊपर लगी पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? यूरिलेमा कहा जाता है। माइलिन शीथ के ऊपर लगी पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? यूरिलेमा कहते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो झींगा नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। रुधिर में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाए तो ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नांकित पादप हार्मोन में किस फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो एथिलीन को फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मादा जनन ग्रंथि अंडाशय को मादा जनन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो मेंडुला में अवस्थित होता है दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? तो चेतना के रूप में संचित होते हैं। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? तो समन्वय कहलाता है। प्रतिचप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो रीढ़ की हड्डी। तांत्रिक कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो अग्र मस्तिष्क है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क द्वारा। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र स्थित होता है? तो मेडुला में। कौन सा ऊतक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है? तो तांत्रिक ऊतक। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो न्यूरॉन। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो न्यूरॉन। कौन जैव प्रेरक का कार्य करता है? तो हार्मोन। कौन जैव प्रेरक का कार्य करता है? तो हार्मोन। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी, मतलब कपाल मतलब खोपड़ी, जो क्रेनिया नामक खोपड़ी में स्थित रहती है। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा। शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस द्वारा। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन के नाम, एड्रीनल हार्मोन को। इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अग्न्याशय द्वारा।
हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो मध्य मस्तिष्क में। सब्जियों को हरी ताजी रखने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो साइटोकाइनिन। किडनी से जुड़ी ग्रंथि का नाम बताएं? तो अधिवृक्क। किडनी से जुड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो अधिवृक्क। मनुष्य या जंतुओं में विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन। दांतों के ऊपर एक चमकीली और कठोर परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे इनामल कहते हैं। अनुकुचन गति किस पौधों में सबसे अधिक होती है? तो छुई मुई में सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो ताली बजाना ऐच्छिक क्रिया है। बाकी हृदय स्पंदन, पुतली की साइज में परिवर्तन, ये सब अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण है। मनुष्य के मस्तिष्क के कौन सा भाग विभिन्न ग्राही में संवेदी सूचनाओं प्राप्त करने के लिए होता है? तो अग्र मस्तिष्क। रक्त दाब कोमलार आना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेडुला द्वारा। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं? तो मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियां की संख्या कितनी है? तो 5। तंत्रिक कोशिकाओं के किस भाग में किसी सूचना को उपार्जित होती है? तो दुमिका। निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का छपकना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन। मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो नियंत्रण एवं चेतना के लिए। हमारे शरीर में ग्राही का नाम क्या है? तो शरीर के बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने में सहायक होते हैं। क्या काम है? तो शरीर के बाहरी उद्दीपनों तथा अनुक्रिया के काम करने में सहायक होते हैं। पादप में फ्लोएम सहायक होता है भोजन। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म के द्वारा। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड से। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एक पौधे का नाम बताएं जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ब्रायोफिल्म और भी है। ऑक्सिन तथा जिबरेलिन क्या है? तो हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन करके याद रखिएगा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एबिसिसिक अम्ल के कारण। एबिसिसिक एक पादप हार्मोन है जो पत्तियों पर पेड़ पौधे पर छिड़ देने से पत्तियां मुरझा जाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है, यहाँ आहार नाल होगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो निलय द्वारा होता है। ओ सॉरी, हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किसके? तो पंप पूछ रहा है तो निलय द्वारा, और ले जाने का काम कौन करता है? तो धमनी। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पक्ष मस्तिष्क का। पक्ष मस्तिष्क में क्या होता है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसलिए पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो स्फाइनोग्नोमैनोमीटर का। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो स्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। अब ग्रंथु को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए
क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, बाकी जो है वह मनुष्यों में होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होगा? तो 80 mm। अब है जीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने सहस जैसा जीवों की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। विखंडन विधियों से उत्पन्न वंशज को क्या कहा जाता है? तो अनुजात कहा जाता है। जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो व्यष्टि भाग लेते हैं, नर और मादा। और जनन की वह विधि जिसमें जीवों में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। किस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो जनन द्वारा। द्विखंडन और बहुविखंडन से उत्पन्न वंशजों क्या कहलाते हैं? तो अनुजात कहलाते हैं। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट द्वारा। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में। द्विखंडन किसमें होता है? तो अम्बीवा में, पैरामीशियन में, इनमें सभी में हो जाएंगे। इनमें मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम। उभयलिंगी जीवों का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो हाइड्रा क्या है? उभयलिंगी जीव है। निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो मछली उभयलिंगी नहीं है। कृमि, हाइड्रा, केचुआ क्या है? सभी उभयलिंगी जीव हैं। निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स और गोनोरिया लैंगिक जनन जनित रोग है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक क्या होता है? तो शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु। पौधों में जब एक नर युग्मक बीजांड से अवस्थित अगुणित और दूसरा नर युग्मक द्विगुणित से संयोग करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहा जाता है। फूल के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। फूल के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है या उसे पुंमंग भी कहा जाता है। फूल के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं? तो परागकण बनता है परागकोश के पास। फूल का कौन सा भाग फल परिवर्तित हो जाता है? तो अंडाशय। फूल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पखुड़ी कहते हैं। स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्प पर अवस्थित रहता है? तो अंडाशय। परागकोश में पाया जाता है परागकण। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो बीजांड में। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? तो तरबूजा एकलिंगी पुष्प है। निम्न में कौन उभयलिंगी पुष्प है? तो सरसों भी उभयलिंगी पुष्प है। एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो बहुखंडन कहलाता है। मुकुलन किस प्रकार का जनन है? तो अलैंगिक जनन है।
जब नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो एक लिंगी जीव कहते हैं। जब नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी जीव है। ऐसे जीव जिसमें नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में होते हैं उसे क्या कहते हैं? वह लिंगी कहा जाता है, द्विलिंग। जैसे केचुआ हो गया। बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? तो भ्रूण कोष पाया जाता है। बीज से नए पौधे विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंकुरण कहते हैं। परागकणों का पराग कोश के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्रिया को क्या कहते हैं? तो परागकण कहा जाता है। जब एक ही पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्वयंपरागण कहा जाता है। एक ही पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहा जाता है। इस प्रकार परागण दो प्रकार का होता है, स्वयंपरागण और परपरागण। स्वयंपरागण में उसी पुष्प के से परागकोश निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। नर और मादा युग्मक के संलग्न के फलस्वरूप बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो युग्मक कहा जाता है। अंकुरण के दौरान वह रचना जिसमें भावी प्ररोह का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो परांकुर कहते हैं। अंकुरण के दौरान वह रचना जिसमें भावी जड़ का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो मूलांकुर कहा जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। जब पौधे जड़, तना, पत्ती से नए विकास होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक जनन की वह आधुनिक तकनीक है जिसमें स्वस्थ वांछित पौधों से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा लेकर पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक संवर्धन कहा जाता है। उत्तक संवर्धन विधि से तैयार पौधों को जनक पौधों को कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है। उत्तक संवर्धन की क्रिया में उत्पन्न पादप उत्तक असंगत पिंड क्या कहलाता है? तो कैलस कहलाता है। बीजाणुधानियों के भीतर निर्मित अनेक छोटे छोटी गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो बीजाणु कहा जाता है। जनन की वह विधि जिसमें सरल जीवों के टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप खंडन कहते हैं। वैसा विखंडन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से अधिक होकर समान व्यष्टियों का निर्माण, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहा जाता है।